good morning, all of you. Today, in this session, I am going to take up some practical problems on finding the residential status of the individual. But I hope that you all are regularly watching my videos because ये जो मैं सेशन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, this you will be able to understand only if you have gone through my previous videos on finding out the residential status of the individual. तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है दैट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू मे नॉट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़ बिकॉज ऑल दीज सेशंस ऑन इनकम टैक्स आर गोइंग टू बी इंटर रिलेटेड, राइट. तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने वो पुरानी वीडियो को आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा, दैट इज़ द इनकम टैक्स रूल्स ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस. तो चलिए आज हम बढ़ते हैं इन फाइंडिंग आउट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस. तो जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करें ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर लेना है. एंड दैट ब्लूप्रिंट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन केस ऑफ इंडिविजुअल पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे दैट वेदर ही इज अ रेजिडेंट और नॉट. दैट मीन्स सबसे पहले आपको आंसर ढूंढना है येस और नो. अगर आपका आंसर नो आ जाता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया एंड द आंसर इज दैट ही इज अ नॉन रेजिडेंट. और अगर आपका आंसर येस में आता है फिर आपको एक स्टेप और करना होगा कि वेदर ही इज अ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और ही इज अ नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. तो इसका मतलब हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो ये होगा फाइंड आउट करना दैट वेदर ही इज अ रेजिडेंट और नॉट. उसके लिए आपको एक काम ये करना है, यू टू फाइंड आउट दैट वेदर ही फॉल्स इन द स्पेशल कैटेगरी और नॉट. तो ये जो स्पेशल कैटेगरीज हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. इसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो इंडियन सिटीजन्स आते हैं, दोज हु आर लिविंग द इंडिया, दोज हु हैव लेफ्ट द इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर either for the sake of employment or as a member of the Indian ship. यानी कि वो इंडियन सिटीजन जिन्होंने पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में जिन्होंने इंडिया को लीव किया था, दे मूव टू द फॉरेन कंट्री either for the sake of job यानी कि for the sake of employment or as a member of the Indian ship. Second category will be that an Indian citizen or the person of Indian origin who has visited India during the previous year. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है विजिट, उसको लेके आपको अच्छे से समझना चाहिए. विजिट का मतलब होता है ही इज़ कमिंग ऑन अ टेम्परेरी बेसिस. वो सिर्फ इंडिया में आता है जस्ट टू मीट हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और टू अटेंड एनी ऑफ द फंक्शंस और एनी ऑफ द पार्टीज एंड देन ही इंटेंड्स टू गो बैक टू द फॉरेन कंट्री, राइट. अगर वो फॉरेन से इंडिया परमानेंटली आ रहा है यानी कि लेट अस से उसकी जो भी ओवरसीज असाइनमेंट थी दैट ही हैज़ कंप्लीटेड एंड नाउ द कंपनी हैज़ डेप्यूटेड हिम टू इंडिया to look after their domestic operations, तो in that case this will not be counted as a visit. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. तो इसलिए इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो जो इंडिविजुअल है whether he is falling under the special category or not. यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो स्पेशल केस में फॉल करता है कि नहीं करता है. तो अगर ये इंडिविजुअल स्पेशल कैटेगरीज में फॉल करते हैं तब रिमेंबर तब उनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है जो आपको चेक करनी है, दैट इज द कंडीशन ऑफ 182 डेज. यानी कि अगर उनका स्टे 182 डेज से कम का होता है तो इट मीन्स दे विल बी अ नॉन रेजिडेंट. और अगर उनका स्टे 182 डेज या उससे ज़्यादा का होता है देन दे विल बी कॉल्ड एज अ रेजिडेंट. अदरवाइज इन द नॉर्मल केसेस, अब यानी कि इसके अलावा इन दो केसेस के अलावा बाकी जो भी है उसको हम कहते हैं नॉर्मल केसेस. तो नॉर्मल केसेस में आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं. फर्स्ट ऑप्शन है दैट ईदर ही शुड हैव स्टेड फॉर मिनिमम 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके पास एक और ऑप्शन है, ईदर ही स्टेड फॉर 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर along with a minimum stay of 365 days in a block of 4 years preceding the relevant previous year. यानी कि प्रीवियस ईयर से 4 साल पहले वाला जो टाइम पीरियड है उसमें उसका जो मिनिमम स्टे जो है वो होना चाहिए
365 days, that means equal to 1 year. तो ये आप अगर ब्लूप्रिंट दिमाग में रख लेते हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व any of the questions on the residential status of the individual, right? So keeping these points in mind, now let's move at the problems on residential status. आप चाहें तो इस presentation का एक screenshot ले सकते हैं and this will help you in solving the problem side by side. So I have written one question for all of you. इसमें आपको दिया हुआ है that X has left India for the first time on 11th April 2017. He came during the financial year 2018-19 and he remained in India only for 45 days. You have to find out the residential status for the assessment year 2019-20. तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स की किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे फ्रॉम द असेसमेंट ईयर कि आपको कौन से असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेशन करनी है. तो असेसमेंट ईयर हमें दिया हुआ है 2019-20, तो विच मीन्स our previous year is going to be 2018-19. अब यहाँ पे हमें x के बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है from which I can make out that whether it's a normal case or it's a special case, let me say, because no such relevant data is given. लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल केस एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन आई कंसिडर दिस एज अ नॉर्मल केस. तो नॉर्मल केस में आप देखेंगे कि इन द प्रीवियस ईयर हिज ईदर हिज स्टे शुड बी ऑफ 182 days और इट शुड बी ऑफ 60 प्लस 365 इन द 4 years preceding the relevant previous year. ओके, अब यानी कि किसी भी केस में उसका जो मिनिमम स्टे है वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी ऑफ 60 days. इसका स्टे कितना बन रहा है, इसका स्टे बन रहा है 45 days का. तो विच मीन्स आई कैन से दैट ही इज अ नॉन रेसिडेंट. ओके, सो लेट्स टेक द प्रॉब्लम्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस. अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है एक्स का. X is born in Chennai. वो बाद में कनाडा माइग्रेट हो जाता है जून 2020 में. उसके जो पेरेंट्स हैं they were born in Bengal in 1960. ग्रैंड पेरेंट्स born in India in 1946. He visited India in 2018-19 for 150 days. और ये हमें उसके पिछले 4 साल का स्टे दिया हुआ है which is for 400 days. और आपको फाइंड आउट करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस. दिस RS मीन्स रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर. AY स्टैंड्स फॉर असेसमेंट ईयर और वो आपको दिया हुआ है 2019-20. तो अगर असेसमेंट ईयर आपका 2019-20 है तो इट मीन्स अब यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, विच मीन्स जो प्रीवियस ईयर होगा दैट विल बी 2018-19. तो हमें फोकस करना है प्रीवियस ईयर 2018-19 पे. ठीक है, अब आप देखेंगे कि दिस इज अ स्पेशल केस. व्हाई इट इज अ स्पेशल केस? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है विजिटेड इंडिया. एक वर्ड यहाँ पे आ गया, क्या नाम है, विजिटेड इंडिया. और दूसरा केस क्या आ गया, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कौन होता है? वन, एन इंडियन सिटीजन और he, his parents or his grandparents, they were born in undivided India. आप यहाँ पे clearly देख सकते हैं that the grandparents they were born in 1946, which means before independence. That means they were born in the undivided India. So by that logic, he is a person of Indian origin. So being a person of Indian origin, तो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन एप्लीकेबल है and the condition is that his minimum stay should be of 182 days. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें दिया हुआ है कि in 2018-19 he was able to stay only for 150 days. So which means I can say that this person is a non-resident. What is the answer? The answer is
that this person is of non-resident citizen. वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के जाता है ऑन 31 जुलाई 2017. इसका मतलब इस ड्यूरेशन से पहले ही वॉज इन इंडिया फॉर द ओवरसीज असाइनमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयर. Then he finally came back to India on 28th November 2018. You have to find out the residential status for the assessment year 2019-20. So this means that the previous year will be 2018-19. अब ये आपका आ गया प्रीवियस ईयर. अब देखते हैं एक्स के ऊपर वो स्पेशल केसेस अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं. Although he is an Indian citizen, तो by that reason he becomes a person of Indian origin. वो इंडिया आता भी है during the previous year because he is coming back on 28/11/2018. लेकिन एक यहाँ पे वर्ड आ गया he finally. It means he is not coming to India for a visit. He has finally shifted to India. अब वो परमानेंटली इंडिया वापस आ चुका है on 28/11/2018. और ना उसने इंडिया को लीव किया था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द एम्प्लॉयमेंट. उसने लीव किया था 31 जुलाई 2017 को. और लेकिन हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 2018-19 है. सो बाय दीज रीजंस ही डज नॉट फॉल अंडर द स्पेशल केसेस. तो इसका मतलब फॉर अ रेसिडेंट in order to be a resident उसके पास दो ऑप्शंस हैं. either he should have stayed for 182 days during the previous year or 60 days during the previous year, और उस previous year के 4 साल पहले तक उसका जो total stay जो है that should be of 365 days. तो यानी कि इसके लिए दोनों कंडीशंस दोनों ऑप्शंस उसके लिए ओपन है. either he can satisfy the first condition or he may satisfy the condition number 2. अगर वो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर देगा तो ऑब्वियसली ही विल बी क्लासिफाइड एज अ रेसिडेंट. तो अब हमें करना क्या है, अब हमें टोटल स्टे कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशंस नाउ. अब वो इंडिया कब आता है, कौन सी डेट को? ही केम ऑन 28 नवंबर. और नवंबर अगर आप कैलकुलेट करें तो इट एंड्स ऑन 30th. सो इसका मतलब 28 नवंबर से लेके 30th नवंबर. सो दिस विल बी काउंटेड एज 3 days. इसके बाद पूरा दिसंबर विच विल बी 31 days. अगेन जनवरी अनदर 31 days. फिर आगे के डेज में यहाँ लिख देता हूँ फेब. अब यहाँ पे फेब कौन सा बनेगा? The Feb will be 2019, which is not a leap year. Leap year वो होते हैं जो 4 साल से जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं. तो it is not a leap year. तो इसलिए Feb में उसके सिर्फ 28 days काउंट होंगे और मार्च में we will count another 31 days. तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो इसके जो टोटल डेज बनते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट इज 124 days. तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन क्योंकि उसके पास सेकेंड ऑप्शन भी अवेलेबल है तो विल सी द सेकेंड ऑप्शन नाउ. अब सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से 60 days ही इज एबल टू फुलफिल. अब हमें ये चेक करना है कि इस प्रीवियस ईयर से 4 साल पहले उसका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है दैट शुड बी ऑफ मिनिमम 365 days. 365 days का मतलब क्या हो गया? 1 year, राइट? सो let's calculate the time period of 4 years before the previous year. तो अब हम मूव करते हैं to the next part of the calculation. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर. अब हमारा क्या है यहाँ पे 2018-19. उस हिसाब से अगर हम 4 साल पीछे के कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 साल आपके बनेंगे 17-18. इससे और एक साल पहले मूव करेंगे तो दैट विल बी 16-17. और एक साल पहले 15-14 और एक साल पहले 14-15. अब आप यहाँ पे देखते हैं तो 31 जुलाई 2017 तो दैट मीन्स 17-18 में ही वॉज इन इंडिया
फ्रॉम 1 अप्रैल, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेके टिल यू कैन से 31 जुलाई ही वॉज इन इंडिया। यानी कि अप्रैल मई जून एंड जुलाई, वो 4 महीने पूरा इंडिया में रुका है। देन ही लेफ्ट, और उससे पहले वाले तीनों साल में he stayed for the complete year, so that means this condition also gets fulfilled, so we can say that he is able to satisfy one of the basic condition। क्योंकि वो बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स ही इज अ रेसिडेंट। अब हमें क्या चेक करना है? नाउ सिंस ही इज अ रेसिडेंट, अब हम इसको फर्दर चेक करेंगे दैट वेदर ही इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट or he is a non-ordinarily resident. So now it is the time to write down the conditions for being a ordinarily resident. अब remember, ordinarily resident के अंदर आपके पास कोई choice नहीं है, वहाँ पे आपको दोनों conditions पूरी करनी है। What are those conditions? Condition number 1, 2 out of 10, यानी कि previous year से 10 साल पहले का जो टाइम स्लॉट है उसमें से किसी भी 2 साल में he was a resident, that means he was able to satisfy the basic condition। यानी कि पिछले 10 साल, प्रीवियस ईयर से 10 साल पहले के किसी भी 2 साल में he has satisfied the basic condition of a resident। और कंडीशन नंबर 2 क्या बनेगी? कंडीशन नंबर 2 will be that he has stayed for the duration of 730 days for 7 years preceding the relevant previous year। तो अगर ये दोनों बातें एक साथ पूरी हो जाती हैं, so then he will be a resident plus ordinarily resident। अगर ये कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है, then he will be simply a resident, or we can say he will be simply a resident एंड नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो अब चेक करते हैं कि ये कंडीशंस पूरी होती है कि नहीं होती है, राइट। अभी हमने इससे पहले कुछ कैलकुलेशंस की थी, उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है विच इज 2018-19, अगर उससे पहले के हम साल देखते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं 2017-18, और फिर आपका आ जाएगा 16-17, then 15-16, then you can say 14-15, then you can say 13-14 and so on। और इस तरह से आप पूरी ट्रेल निकाल सकते हैं पिछले 10 साल की। हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि इसने 2017 में ही लेफ्ट इंडिया ऑन 31 जुलाई। इसका मतलब 2017 में he was in India from 1 April to 31 July। इतने टाइम तक तो वो रुका था 2017-18 में, और इससे पीछे वाले जितने भी साल बनते हैं, यानी कि ये एक साल ये हो गया और इसके पहले के 9 साल वो पूरा इंडिया में रुका है। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि दैट ही इज एबल टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन। क्योंकि रेजिडेंट होने के लिए उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? या तो 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दें विच इज एबल टू सेटिस्फाई, बिकॉज इफ ही हैज स्टेड फॉर द कंप्लीट ईयर, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ही हैज स्टेड फॉर 365 डेज, अगेन 365 डेज एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 9 नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। 730 डेज का मतलब क्या हो गया? 2 साल का टाइम पीरियड, वो जो उसका ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है। तो दैट इज व्हाई द आंसर इज that he is a resident। This is the answer I am writing down। He is a resident plus along with the resident he is a ordinarily resident। He is a ordinarily resident। Friends, now let's take another example on residential status। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस पे। इस पे आपको दिया हुआ है x is a foreign citizen और क्लियरली मेंशन है दैट ही इज़ नॉट द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। वो इंडिया फर्स्ट टाइम आ रहा है ऑन 3 अप्रैल 2014, यानी कि उससे पहले वो कभी इंडिया नहीं आया।
ये इसके पिछले 4 साल का हमें स्टे दिया हुआ है। 14-15 में 140 डेज वो रुकता है इंडिया में आके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 85, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 217 डेज, और 18-19 में उसका हमें स्टे दिया हुआ है 60 डेज। We have to find out the residential status फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, हमें 2019-20 असेसमेंट ईयर के लिए हमें फाइंड आउट करना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसका मतलब our previous year is going to be 2018-19. तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो इंडिविजुअल जो है वेदर ही फॉल्स अंडर द स्पेशल केस और नॉट। तो स्पेशल केस हमारे दो ही होते हैं, एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो क्लियरली मेंशन है दैट ही इज़ अ फॉरेन सिटीजन। दूसरी बात, ही इज़ नॉट द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ही इज़ नॉट कवर्ड अंडर द स्पेशल केसेस। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए दो ऑप्शंस हैं फॉर बीइंग अ रेसिडेंट, ईदर he should have stayed for minimum 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में उसका जो मिनिमम स्टे वो होना चाहिए 182 days का, और या फिर it should be 60 days in the previous year along with 365 days in the block of 4 years preceding the relevant previous year। ऑब्वियसली अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर में उसका जो हमें स्टे दिया हुआ वो दिया हुआ है 60 डेज का, यानी कि ये वाली कंडीशन तो अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो लेट्स चेक द सेकंड ऑप्शन नाउ। एज पर द सेकंड ऑप्शन, यस, इसका फर्स्ट पार्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 60 डेज वो रुका है 18-19 में। अब देखते हैं कि उससे पहले वाले 4 साल में उसका टोटल स्टे कितनी ड्यूरेशन का बनता है। हिज टोटल स्टे शुड बी ऑफ 365 डेज। अगर हम ये 4 साल का जो स्टे है उसको ऐड कर लेते हैं तो यू कैन क्लियरली फाइंड योरसेल्फ इट इज गोइंग टू बी मोर देन 365 डेज। So it means he is a resident because he is able to satisfy one of the two basic condition. अब क्योंकि ये प्रूव हो गया दैट ही इज अ रेसिडेंट, तो अब हमें फर्दर क्या चेक करना है, दैट वेदर ही इज अ ऑर्डिनरली रेसिडेंट और ही इज अ नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा एडिशनल कंडीशंस। तो पहले एक बार यहाँ पे लिख देते हैं एडिशनल कंडीशंस कौन कौन सी हैं। इस प्रीवियस ईयर से 10 साल पहले के टाइम ड्यूरेशन में अगर किसी भी 2 साल में ही इज अ रेसिडेंट, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। नंबर 2, प्रीवियस ईयर्स के से 7 साल पहले के ड्यूरेशन में उसका जो मिनिमम स्टे जो है दैट शुड बी ऑफ 730 डेज। सो नाउ लेट्स चेक आउट दिस कंडीशन। अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं तो उसमें 17-18 में ही इज़ अ रेसिडेंट, क्योंकि उसका स्टे बन रहा है 217 डेज का, विच इज़ मोर देन 182 डेज। तो ही इज़ अ रेसिडेंट इन 17-18। 16-18 में नो, 15-16 में यस, एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि उसका जो स्टे बन रहा है वो बन रहा है 60 डेज का। लेकिन इसके साथ साथ उसके पहले वाले जो 4 साल बनेंगे, यानी कि 15-16 से पहले वाले 4 साल में उसका जो स्टे जो है वो होना चाहिए कितने डेज का, इट शुड बी ऑफ 365 डेज। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका जो स्टे बन रहा है वो बन रहा है सिर्फ 140 डेज का, क्योंकि इससे पहले वो इंडिया आया ही नहीं। क्लियरली मेंशन है दैट ही केम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 3rd अप्रैल 2014, यानी कि 14-15 से पहले वो कभी इंडिया नहीं पहुंचा, वो कभी इंडिया आया ही नहीं। तो दैट मीन्स he is unable to satisfy condition number 1। और रिक्वायरमेंट क्या है, that he has to fulfill both the additional condition। ऐसे ही अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 730 days in the 7 years preceding the relevant previous year, तो अगेन आप देखेंगे कि इवन ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो दोनों कंडीशन के आगे क्या लग जाएगा, क्रॉस। तो which means that since he is unable to satisfy both of the additional condition, so he is a resident but not ordinarily resident। So what is the, yes,
So now let's take a final problem on the residential status of individual. इसमें आपको दिया हुआ है X is an Indian citizen. He leaves India for the first time for the employment outside India during the previous year. This ये word यहाँ पे लिखना मिस हो गया था. During the previous year, and he will not come back before 31st March 2019. इसको जिस प्रोजेक्ट के लिए बाहर भेजा गया है, तो he is not supposed to come back before 31st March 2019, and you will find out the residential status for 2019-20 assessment year. तो obviously इसमें wording से clear है that this is a special case because he is an Indian citizen living India for the employment for the job during the previous year. So आपका जो previous year होगा that will be 2018-19. तो इसमें जो basic requirement रहेगी because he is falling under the special case, तो in order to be a resident, तो he should have stayed for minimum 182 days during the previous year. तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि प्रीवियस ईयर में उसका जो टोटल जो स्टे है वो कितने डेज का बनता है. इसमें एक इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं. ही लिव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st August 2018. ही लिव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st August 2018. यानी कि अगस्त से पहले ही वॉज इन इंडिया. सो वो इंडिया कौन कौन से मंथ्स रहे हैं. अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. सो अप्रैल 30 days, 31, 30 एंड 31. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 122 days. और हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मिनिमम 182 days. सो वी कैन से comfortably that X is a non-resident. X is a non-resident. So these are some of the problems that I have taken with you people, just to give you the fair idea as to how to calculate the residential status.